Good evening, friends. Today we are going to start with the third session, Introduction to Partnership Firm and Final Accounts of it. In this session, what we are going to learn, that is important concepts in the chapter of the partnership final account. क्या क्या terms है, क्या क्या definitions है, क्या items balance sheet, trading account और अपने profit and loss account में आने वाले हैं, that we will discuss. Also we are going to discuss the format of statements to be prepared in final accounts. Whatever the three statements what we are going to prepare, that are statements, not an account. So we are going to discuss with that items. My name is Professor S.B. Tupe. My qualification is M.Com SETNET in Commerce, and now we are going to start with this second slide. See, accounts or statements to be prepared in these final accounts. First is a trading account, second is a profit and loss account, third is a partner's capital account or partner's current account or both of them. Number 4 is balance sheet, that is the fourth and last statement in the cycle of accounting or final account. Now see, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में क्या क्या बात है, क्या क्या ट्रेडिंग अकाउंट मतलब रखता है, क्या क्या इम्पोर्टेंस उसके है, दैट वी विल सी. इट इज़ एन अकाउंट विच कंटेन्स द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स ऑफ द बिजनेस. मतलब इस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आप रिकॉर्ड करने वाले हो वो सारे डायरेक्ट नेचर के हैं. डायरेक्ट नेचर फिर कैसे डायरेक्ट, दैट इज they are directly related to the production, that is given in second line. This account shows the direct expenses which are directly related to the production of business. मतलब बिजनेस की जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं डायरेक्ट नेचर के, जो डायरेक्टली चार्जेबल है प्रोडक्शन के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई देंगे. तो एक्सपेंसेस क्या क्या है, दैट इज परचेसेस, वेजेस, import duty, coal, gas and water, freight, carriage inward, trade expenses, factory expenses and royalty etc. ये जो expenses आपको दिखाई दे रही है ये सारे direct nature के. कैसे, that we will discuss when we are going to see the format of trading account. We also should know that it is also having incomes on the credit side. ये सारे expenses आपको डेबिट में दिखाई देंगे, expenses incomes क्रेडिट में दिखाई देंगे. सो यहाँ पे एक ही जो सोर्स है, जो बड़ा सोर्स है ऑफ इनकम, दैट इज सेल्स अकाउंट, दैट वी विल बी showing in the final accounts of in the trading account. And in previous year we had only maintained that trading account, profit and loss account and balance sheet, but here also we are, in addition to that we are going to maintain a partners capital account. So in trading account on the credit side, that is the only sales is the biggest source of income. Next, if this account shows डेबिट बैलेंस, अगर ये अकाउंट आपको डेबिट बैलेंस दिखाता है तो आपको उसे कहना चाहिए ग्रॉस लॉस. मतलब डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, देन इट इज ग्रॉस लॉस. जब आपका डेबिट ज़्यादा है तो वो डेबिट बैलेंस है, ये ध्यान दे के सुनना. और क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, क्रेडिट इज मोर देन, क्रेडिट टोटल इज मोर देन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट देन द डेबिट साइड, देन इट इज़ कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट. मतलब क्रेडिट बैलेंस जब जब होता है ग्रॉस, आप वहाँ पे प्रॉफिट लिखोगे, ये आपको ध्यान में रखना है. ये ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ये दोनों फिगर्स आपको आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करनी है. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे जाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर है, वो आप आगे जाके देखने वाले हो इन द स्टेटमेंट्स. फर्स्टली वी विल हैव अ लुक ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट. पहले तो हम ये स्टेप पहला जान लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा, कैसे ग्रॉस प्रॉफिट और कैसे ग्रॉस लॉस लिखा जाएगा, क्या क्या फाइनलाइज आइटम है जो हमें दिखाई देने वाले स्टेटमेंट में. सी दैट ऑन द डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक इज गिवन. ओपनिंग स्टॉक मतलब जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, ये करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है जो पहले अभी यूटिलाइज किया जाएगा. नहीं तो वो वैसे ही अगर बंद कमरे में स्टोरेज में पड़ा रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा. इट विल बी डैमेज्ड और इट विल बी वाइल हैंडलिंग इट विल बी डैमेज्ड और उसको पेरिश भी हो सकता है, मतलब ख़राब भी हो सकता है.
by the whatever the nature conditions are there available. And परचेसेस जो है मतलब सेकेंड आइटम उस पर दिखाई दे रहा है डेबिट साइड में, दैट परचेस्ड गुड्स वट एवर द गुड्स परचेस फॉर प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज परचेसेस. लास्ट ईयर जो आप 11th स्टैंडर्ड में एंट्री कर रहे थे कि गुड्स परचेस की एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू whatever the party name it is, or if it is purchased on cash you are giving credit to the cash account. तो उस टाइम पे ये जो परचेसेस थे, ये परचेसेस का अकाउंट हमने थ्रू आउट द ईयर मेंटेन किया है. एट द लास्ट ऑफ द ईयर नाउ यू आर गोइंग टू just taking the total of purchases account and posting in the ledger this trading account on the debit side. तो टोटल परचेस साल भर के जो है वो सारे परचेस बुक से हमने निकाल लिए और वो सारे डेबिट साइड में डाल दिए ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. देन वेजेस इज देयर. वेजेस मतलब जो प्रोडक्शन के लिए जो वर्कर्स है, उन वर्कर्स की जो भी लेबरर्स की जो भी काम करते हैं, वो सारा काम वो डायरेक्टली चार्जेबल है टू द प्रोडक्शन. दैट्स वाई वॉट एवर द अमाउंट पेड टू देम, दैट मे बी डेली वेजेस, वीकली वेजेस, मंथली वेजेस में बी देयर. तो उनको जो वेजेस हम पे कर रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है प्रोडक्शन के लिए. दैट्स वाई इट इज चार्जेबल टू द ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस रखता है, दिखाता है. देन कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड मतलब क्या, जो गुड्स परचेस करते टाइम आपने कैरी करके गुड्स लाए हैं, उसके लिए जो कैरेज का एक्सपेंसेस है, दैट इज इट माइट बी कॉल्ड एज ट्रैवलिंग, नॉट एक्चुअली ट्रैवलिंग बट आपको कैरी करने के लिए जो भी पैकेज उसका, उस ट्रक को या फिर उसके कैरियर को जो भी आपको अमाउंट पे करना पड़ता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग दैट गुड्स एट द टाइम ऑफ raw material, purchasing raw material. So that time whatever the amount have to be paid for this transportation of raw material, that is called as carriage inward. उसके बाद में है रॉयल्टी. देन इम्पोर्ट ड्यूटी इज ऑल्सो देयर. जब आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो तो उस पर आप ड्यूटी भरते हो, इम्पोर्ट ड्यूटी. सेम वाइज ऑक्ट्रा इज देयर, फ्रेट इज देयर. दैट ऑल एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेसेस ऑफ गुड्स आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ऑक्ट्राई आप जानते हो. देन कोल, गैस एंड वाटर. ये आप भी जानते हो कि कोल यूज़ किया जाता है. विदाउट कोल, गैस और एंड वाटर कुछ यूनिट्स में प्रोडक्शन के बिना हो नहीं सकता. तो वो जो एक्सपेंसेस है वो सारे चार्जेबल टू प्रोडक्शन है, डायरेक्टली चार्जेबल है. मोटिव पावर भी उसी में आएगा. सो आपको डेबिट में सारे एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे. क्रेडिट साइड ऑब्जर्व करो. ऑन द क्रेडिट साइड यू कैन सी देर इज़ अ सेल्स लेस सेल्स रिटर्न. मतलब सेल्स आपने जो भी साल भर में सेल किया है उससे कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स इफ़ यू हैव रिटर्न इट टू द सेलर को आपने अगर वो रिटर्न किया है, सेल्स होके वो रिटर्न आया है, सपोज टू बी सॉरी सेल्स किया है फिर वो रिटर्न आया है शायद से, क्योंकि वो डैमेज है, परचेसर ने वो एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपको रिटर्न किया उसने, तो वो नेट अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी. सेल्स रिटर्न की अमाउंट आपको इनकम में ऐड नहीं करते आएगी, नहीं दिखाते आएगी. दैट्स वाई इट इज़ डिडक्टेड. देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल. फ्री सैम्पल करके आपने कुछ एज एन एडवर्टाइजमेंट यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड सम गुड्स, दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल. गुड्स स्टोलन, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर. ये जो 3-4 आइटम्स है, गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये जो 3 आइटम्स है ये गुड्स कम होने के हैं, ये इनकम सोर्स नहीं है, फिर भी हमने इसको क्रेडिट में दिखाया है. क्यों? क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है या फिर ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करना है. क्यों? इसका यूज हुआ नहीं है एक्चुअल में, पर ये आउटगोइंग ऑफ द मटेरियल है. मतलब सेल किया तब आपका आउटपुट बाहर गया था. ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस से इसको डिडक्ट करना है, तो ये आप ये 3 आइटम परचेसेस से डिडक्ट भी कर सकते हो या फिर क्रेडिट में भी दिखा सकते हो. सो बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, गुड स्टोलन एंड गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, दिस 3 एडजस्टमेंट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड. बाद में आता है लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक. लास्ट पोस्टिंग जो है
ट्रेडिंग अकाउंट का, उसे कहा जाता वो है क्रेडिट साइड का क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो रिमेनिंग स्टॉक है एट द एंड ऑफ द ईयर, आपने काउंटिंग किया स्टोर कीपर ने, तो उसे दिखाई दिया कि क्लोजिंग स्टॉक इतनी अमाउंट का बचा है, तो दैट विल बी शोन एज क्लोजिंग स्टॉक इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके लिए एक रूल भी आपने लास्ट ईयर में पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, सो दैट अमाउंट यू हैव टू राइट इन द क्रेडिट साइड, क्योंकि ये स्टॉक बचा है, हमें वो एक्सपेंसेस में नहीं दिखाते आएगा, इसलिए माइनस करना पड़ेगा, दैट्स वाई वी हैड शोन इट टू द क्रेडिट साइड। अगर ये क्रेडिट में नहीं डालेंगे, सपोज टू बी टेक एन एग्जाम्पल, ये सारे एक्सपेंसेस का खर्चा आया 1 लाख रुपीज़, और ये जो सेल्स का रिटर्न है हमें आया सपोज टू बी 2 लाख रुपीज़, सपोज टू बी ये आया सेल्स का अमाउंट आया 2 लाख रुपीज़, और ये जो है ये सारे क्लोजिंग स्टॉक वगैरह इनका सपोज टू बी अमाउंट आया 50,000 रुपीज़। टोटल क्रेडिट कितना हुआ 2,50,000, और डेबिट कितना है सपोज टू बी 1 लाख रुपीज़। सो 2,50,000 माइनस 1 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई देगा 1,50,000, इजंट इट। पर अगर ये 50,000 का गुड्स क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, स्टोलन, ये अगर दिखाया नहीं, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है कि 2 लाख माइनस 1 लाख of these all expenses on the debit side, that will be showing you figure of gross profit only 1 lakh rupees। मतलब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो अमाउंट चेंज हो रहा है यहाँ पे। टोटल आपकी क्रेडिट साइड की 2,50,000 दिखाई देनी चाहिए थी, पर वो इतनी ही सेल्स की दिखाई दी 2 लाख रुपीज़। ये पोस्टिंग्स हमने स्किप कर दिया अगर 50,000 की ये चारों, तो 2 लाख माइनस 1 लाख कितना आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट, दैट इज ओनली 1 लाख रुपीज़। सो 1 लाख इज द लेस अमाउंट देन एक्चुअल फिगर। 50,000 का ये आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, एंड दैट्स वाई इट इज़ शोड ऑन द क्रेडिट साइड 50,000। इसी कारण से आपको ये दिखाना पड़ेगा। मतलब ये चारों आइटम्स आपको एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, अदरवाइज द फिगर इज रॉन्ग वन। सो एट द एंड आप ये सारे आइटम्स पोस्ट करने के बाद ये आइटम्स आप सारे ढूंढोगे आपके ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इज योर क्वेश्चन, एंड एडजस्टमेंट, फ्यू एडजस्टमेंट 5 to 6 एडजस्टमेंट्स आर गिवन इन 12th स्टैंडर्ड HSC एग्जाम में जो भी आता है स्टेट बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, उसको 5 to 6 एडजस्टमेंट्स दिया जाता है। वो 5 to 6 एडजस्टमेंट आपको रीड करना है, टिक मार्क करना है, उनके इफेक्ट्स ट्रेडिंग के लिए जो भी है वो देने हैं। सपोज टू बी वेजेस है, यहाँ पे वेजेस के बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगा। वेजेस 2 टाइप के होते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस। वेजेस अगर प्रोडक्टिव होंगे तो यहाँ पे दिखाई देंगे, बस वेजेस ही नाम दिया तो भी यहाँ पे दिखाई देगा। If it is unproductive wages, then it will be shown in the profit and loss account. Okay, तो अल्टीमेटली आपने ये ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग करके निकाल लिया, क्रेडिट से डेबिट माइनस किया। इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट इट इज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज क्रेडिट बैलेंस, जो हमने पहले ही थ्योरी में पढ़ा है। और डेबिट अगर ज़्यादा है, डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, देन इट इज़ अ ग्रॉस लॉस, एंड एट दैट टाइम you that gross loss, the debit balance, so it proves that debit balance on trading account is your gross loss and credit balance on trading account is gross profit. Let's see the next thing, that next statement that we are going to prepare in the final accounts, that is a profit and loss account. It is an account which contains indirect expenses and indirect incomes of the business. business के जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट इनकम्स है, वो सारे यहाँ पे चार्जेबल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में एक और रूल ध्यान में रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट में आपको सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस दिखाई देंगे, क्रेडिट में आपको इनकम्स एंड गेन्स दिखाई देंगे। See, the second line is telling you about that indirect expenses कौन से होते हैं एग्जैक्टली। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने ग्रुपिज्म करके 3 नाम आपको दिए हैं यहाँ पे।
So office and administrative expenses, selling and distribution expenses, and financial expenses, these are broadly expenses which we can find in the debit columns of the profit and loss account. मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस रिलेटेड जो है, मतलब आपको फाइल चाहिए, फाइल के लिए एक्सपेंस किया आपने, स्टेशनरी के लिए किया, प्रिंटिंग चार्जेस लगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जो है उसके लिए चार्जेस लगे। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब कोई इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे किया, सपोज टू बी। सो अगर आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एडवर्टाइजमेंट पे आपके कुछ एक्सपेंसेस किए, सो दैट विल बी पैकिंग चार्जेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, मैनेजर ने कहीं पे ट्रैवलिंग किया है बिजनेस के लिए, so that time that are selling and that are administrative expenses or selling and distribution expenses or financial expenses that would be chargeable to the profit and loss account debit side. It also shows direct incomes on the credit side like commission received. आप यहाँ पे बोलेंगे commission received, commission paid बोला तो वो expense है, और अगर commission received बोला तो वो income है, that will be shown on the credit side of profit and loss account. Then rent is there, interest received is there, rent received, interest received, ये 3-4 आइटम्स ऐसे बहुत सारे वो हम डिस्कस करने वाले स्पेसिमेन में। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ये आपको थियोरी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये स्लाइड बनाया हूँ, क्योंकि ये थियोरी भी कुछ मदद करती है, कुछ हेल्प आउट करती है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में। स्टार्टिंग में आपको 15 मार्क्स के 15 to 20 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सो इन दैट दिस ईयर विल सी द व्हाट इज़ द न्यू फॉर्मेट फॉर द एग्ज़ाम। सो we should be prepared for the theoretical question as well as multiple choice questions. Okay, so if this account shows डेबिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट बैलेंस बता रहा है तो इट इज़ कॉल्ड एज नेट लॉस, एंड इफ इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस देन इट इज़ कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। ओके, सो नेट क्रेडिट बैलेंस जैसे मैंने आपको पिछले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी बताया था कि प्रॉफिट बोला तो क्रेडिट बैलेंस, लॉस बोला तो वो डेबिट बैलेंस होगा, ध्यान में रखना। मतलब डेबिट साइड अगर ज़्यादा है तो नेट लॉस है, मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपके ज़्यादा है इनकम्स एंड गेन्स से। ओके, और क्रेडिट बैलेंस बोला मतलब क्रेडिट इज मोर, इनकम्स एंड गेन्स मोर देन द योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाता है। पहले तो मैंने अभी बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म होने के बाद, एंड होने के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालना है, वो ट्रांसफ़र करना, ये भी लास्ट लाइन में बताया था। तो वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, और पहले ही स्टेटमेंट के शुरुआत में आपको ग्रॉस लॉस डेबिट में दिखाई दे रहा है, जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में था वो ऑटोमेटिकली डेबिट में ब्रॉट डाउन होगा। सो इट इज़ शोन ऑन द डेबिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट आपको ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्रेडिट में ब्रॉट डाउन होगा, सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। देन वी विल स्टार्ट विद द trial balance items which are on debit side, that are all indirect expenses which will be shown on the debit side of profit and loss account. ये सारे indirect expenses है, आपको देख के ही पता चलेगा। ये हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया है कैसे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। सी फर्स्ट रेंट इज देयर, रेंट ये डायरेक्टली चार्जेबल नहीं है प्रोडक्शन के लिए। हाँ, अगर ये फैक्ट्री रेंट होता है तो ये डायरेक्टली चार्जेबल है। सो फैक्ट्री रेंट कहाँ पे आएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में। देन कमीशन अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड। अभी ये क्वेश्चन आता है कि कैरेज आउटवर्ड कैसे यहाँ पे है। कैरेज इनवर्ड मतलब आपने गुड्स परचेज किए थे एट दैट टाइम रॉ मटेरियल इट इज़, आप क्या परचेज करते हो गुड्स, तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में। आप सेल आउट कैसे करते हो, आउटपुट के फॉर्म में। सो कैरेज आउटवर्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स may be there. So carriage outward is paid for selling, so that's why it is shown on this profit and loss account. Then discount allowed, discount allow अगर आपने डिस्काउंट ऑफर किया मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस। आपने 100 रुपीज़ की चीज़ अगर 80 रुपीज़ को बेचा मतलब 20 रुपीज़ यू आर सफरिंग फ्रॉम द लॉस। सो डिस्काउंट अलाउड इज shown as a loss to the profit and loss account. So then export duty, selling का expenditure है, advertisement
एडवर्टाइजमेंट, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये इम्पोर्टेंट है, सैलरी ये आता है, मैनेजर का सैलरी हो, सुपरवाइज़र का सैलरी हो, वेजेस अगर होते हैं तो वेजेस हम कहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। पर ऑफिस में वो जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उन्हें बोलेंगे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया जाता है, तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं दैट आर shown as office and administrative expenses, so that's why salary is chargeable to the profit and loss account. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट आइटम है, ये बताना ज़रूरी है आपको कि इंटरेस्ट जो भी आप कैपिटल पे कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो, यू आर अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एज पर द पार्टनरशिप डीड, देन it is expenditure in the point of view of the firm, not an income, so that's why it is chargeable to the debit side. Then depreciation on asset, so it is again loss. Interest on loan, लोन पे अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो दैट टाइम इट इज़ ये लोन कौन सा है, ये लोन टेकन है, बैंक लोन, ओके, दैट्स वाई इट इज़ चार्जेबल एज अ एक्सपेंडिचर. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के बारे में जो मैं अभी बता रहा था वही है. देन ऑफिस एक्सपेंसेस, यहाँ पे डेबिट साइड एंड नहीं होती, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, फिर हम क्रेडिट साइड लेंगे. देन आरडीडी इज़ देयर. न्यू आरडीडी मैंने ब्रैकेट में बोला है. न्यू आरडीडी मतलब क्या कि आपके एडजस्टमेंट में जो आरडीडी कैलकुलेट करके आप डालोगे, या फिर आपको फिगर दिया होगा जो एडजस्टमेंट में, तो वो आरडीडी का फिगर दैट इज़ न्यू आरडीडी. इफ़ इट इज़ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इट इज़ कॉल्ड एज ओल्ड आरडीडी. अब ये ध्यान से सुनना कि अगर न्यू आरडीडी की फिगर 1000 रुपीज़ है और ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में दिया वो 800 रुपीज़ का है, तो 1000 में से 800 माइनस होंगे, सो फिगर आउटर में 200 आएगी, तभी आप ये डेबिट साइड में पोस्टिंग करोगे, अदरवाइज यू विल पोस्ट टू द क्रेडिट साइड. मतलब कैसे कि आपकी ओल्ड आरडीडी की प्रोविज़न ज़्यादा है न्यू आरडीडी से, मतलब एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ आरडीडी है सपोज टू बी दैट इज़ 800, एडजस्टमेंट वाला न्यू आरडीडी दैट इज़ 800, एंड ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस वाला वो है 1000 रुपीज़, तो 1000 में माइनस 800 दैट विल बी शोइंग यू 200 फिगर ऑन द क्रेडिट साइड. तो रिवर्स होगा, आप ये ध्यान में रखोगे बस कि ओल्ड आरडीडी मतलब ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आरडीडी दैट वुड बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड. ओके, ये ध्यान में रखना, क्रेडिट में दिया होगा वो, तो वहाँ से आपको उठा के कहाँ डालना है, अगर वो ज़्यादा है तो क्रेडिट में डालना है न्यू आरडीडी से. ट्रायल बैलेंस वाला आरडीडी ओल्ड आरडीडी, और एडजस्टमेंट वाला आरडीडी न्यू आरडीडी. तो वो प्रोविज़न आपको कंपेयर करनी है, जो ज़्यादा है ओल्ड आरडीडी ज़्यादा है क्रेडिट में, न्यू आरडीडी ज़्यादा है तो डेबिट में, ठीक है. देन और अदरवाइज यू कैन डू वन मोर थिंग, दैट ओल्ड आरडीडी क्रेडिट में डालो, न्यू आरडीडी डेबिट में डालो, दैट इज़ अ सिंपल वन. देन बैड डेट्स ओल्ड बताया, अभी बताया मैंने कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है कि ओल्ड कैसा न्यू कैसा. यहाँ पे बैड डेट्स दोनों ऐड कर देने तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है. फिर भी आप ये ध्यान में रखना, ओल्ड बैड डेट्स मतलब जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए, और न्यू बैड डेट्स मतलब जो आपके एडजस्टमेंट में दिए. इनके दो इफेक्ट होते हैं, आरडीडी न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट, न्यू बैड डेट्स के दो इफेक्ट, ठीक है. तो एक इफेक्ट कहाँ आ गए, एक न्यू आरडीडी का इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को, और बैड डेट्स का भी सेम इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को. दोनों की पोस्टिंग कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में. सेकेंड इफेक्ट इज इन द योर बैलेंस शीट दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. देन लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये लॉसेस दिखाई दे रहे हैं आपको एक साथ. सो लॉस बाय फायर मतलब क्या, जो जल गए, लॉस बाय फायर, दैट आल्सो शोन ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. लॉस बाय थेफ्ट मतलब गुड्स स्टोलन होके, तो वो भी डेबिट साइड में, क्योंकि ये लॉस है. तो गुड्स स्टोलन, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे, क्योंकि वो आइदर एक्सपेंस है और लॉसेस है, ठीक है. देन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट मतलब कोई एसेट आप सेल आउट कर दो, उसमें आपको लॉस होता है. सो एट दैट टाइम यू आर चार्जिंग दैट लॉस, ओनली लॉस अमाउंट. दैट मीन्स अगर चेयर है आपकी 1000 रुपीज़ की और सेल आउट करते वक्त उसकी वैल्यू अगर 800 रुपीज़ है,
तो आप उसको 200 रुपीज़ को कहाँ चार्ज करोगे, तो यहाँ चार्ज करोगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ओके, तो प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिकली टू द क्रेडिट साइड। ओके, दैट इज शोन इन हियर, सी दैट बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ओके, नेक्स्ट टू रेट्स एंड टैक्सेस, मतलब जो भी आप टैक्सेस पे करते हो, टैक्स पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है, दैट इज shown as an expenses. Then legal charges are there, audit fees is there, auditing का जो भी खर्चा है हर साल होता ही है, so that expenses have to be mitigated. Then traveling expenses throughout the year जितने हुए वो अकाउंट में मेंटेन हुआ है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस से इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो आप 3 months 6 months मंथली ईयरली, लाइक दैट इंश्योरेंस प्रीमियम हैव टू बी पेड, तो वो एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जनरल नेचर के एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दैट आल्सो विल बी शोन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, लाइक दिस एक्सपेंसेस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको ये ध्यान में आया होगा कि एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में कौन से जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से जाते हैं। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन हियर। ओके, देन विल सी द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट पहले दिखाई दे रहा है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने कैलकुलेट किया था, डेबिट साइड को उसका अपोजिटिंग हुआ था, यहाँ पे क्रेडिट में आएगा अपोजिट साइड में। ठीक है, बाय रेंट रिसीव्ड अकाउंट, देन बाय कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, then interest received, interest on investment, like these items which are income for the firm that are already shown in trial balance, ये सारे क्रेडिट में दिखाई देंगे आपको ट्रायल बैलेंस के। तो ये क्रेडिट के आइटम उठा के क्रेडिट में ही डालने हैं, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट से उठा के यहाँ पे क्रेडिट में ही प्रॉफिट एंड लॉस के दिखाने हैं, सो दैट you can calculate the incomes, total incomes afterwards. Then profit on sale of asset is there, RDD जो अभी मैंने बताया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डेबिट में आता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट, अल्टीमेटली यू विल फाइंड द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, मतलब क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस की तो इट इज़ अ नेट प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो इट इज़ अ नेट लॉस। मतलब एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंसेस की अमाउंट, सारे एक्सपेंसेस की अमाउंट इनकम से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इट इज़ अ नेट लॉस। सो आपको बैलेंसिंग करने के लिए वो यूजफुल। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल इज द थर्ड स्टेटमेंट दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशन। आपने उसमें देखा था कि क्रेडिट में बैलेंस बढ़ाने वाले आइटम्स आते हैं, डेबिट में कम करने वाले आइटम्स आते हैं। ये मैंने पर्पजफुली लिखा है क्योंकि मुझे ये दिखाना था आपको कि अगर नेट प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनर 1 पार्टनर 2 में क्रेडिट साइड में दिखाई देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाई दिया था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में दिखाई दिया था, यहाँ पे अभी क्रेडिट में जाएगा। सो इट इज़ ऑपोजिट इफेक्ट ऑलवेज, लिसन इट केयरफुली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आपको डेबिट में क्रेडिट में दिखाई दिया था प्रॉफिट एंड लॉस के, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। देन नेट लॉस इज देयर विच इज ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हियर इट इज ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सक्यूज मी। देन अल्टीमेटली वी विल फाइंड आउट द बैलेंसेस whether there is a credit is more than debit. Always it is a partners capital always will always show the credit balance because credit side is more than debit side. ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल आपका माइनस में चला जाए, होता है पर वो कुछ अदर केसेस है डिसोल्यूशन वगैरह की, तब आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल हमें फैमिलियर है, आगे चलते। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज, तो हमने ये अभी क्या पढ़ा है, पार्टनर्स कैपिटल, ये थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेप है पर अपना। पहले ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड लास्टली यू विल बी शोइंग योर बैलेंस शीट। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, मतलब एसेट्स मतलब बिजनेस की जो भी एसेट्स है, बिजनेस की प्रॉपर्टी जो है कैश फॉर्म में, बैंक बैलेंस के फॉर्म में, फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में, करंट एसेट्स के फॉर्म में, वो सारे एसेट्स आपको बैलेंस शीट में दिखाई देती है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड लायबिलिटीज ऑल्सो। ये चारों आइटम्स जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रेडिंग राइट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू द बैलेंस शीट,
ये चारों जो प्रिपेयर कर रहे हैं ये सारे एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट इज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये भी जो है बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किया जाएगा। इसका और एक डेफिनेशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है that is shown here, you can see. So that financial position is shown by true and fair view, मतलब क्या, एकदम accurate without making any mistakes, no manipulations are there, that is assumed that balance sheet is showing you true and fair view of financial position. It should be transparent for the interest groups of the company or firm. So there is their interest in the watching that particular accounts, so that it is called as interest groups. मतलब वहाँ पे बैंकर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, इन सबको ये फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल दिखाना ज़रूरी है। दैट्स वाई वी आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो बैलेंस शीट। ये भी एक पर्पज़ है बैलेंस शीट बनाने का। इट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। दिस स्टेटमेंट शोज एसेट्स ऑफ बिजनेस एंड which are divided into fixed and current assets। मतलब बिजनेस की जो एसेट्स है इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ब्रॉडली, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट मतलब क्या, जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बिजनेस में इन एग्जिस्टेंस है, और जो शॉर्ट फॉर 1 year ओनली विच आर इन रिमेन इन द बिजनेस, दैट आर कॉल्ड एज करंट एसेट। मतलब कैश है, आपकी कैश ऐसे ही नहीं 5 लाख रुपीज़ की अगर आपके पास है तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर वैसे ही 5 लाख रहेंगे क्या, नहीं, वो कहीं पे एक्सपेंड किए जाएंगे, स्पेंड किए जाएंगे। सो लाइक दैट मे बी हैपनिंग। बैंक बैलेंस है वो भी कभी कम ज़्यादा होता जाता है। सो दैट आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स। द एसेट विच डजंट रिमेन फिक्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज करंट एसेट्स। डेटर्स है लाइक दैट। You know about this fixed bifurcation of fixed assets and current assets because it has been studied by you in the previous year. It also shows the liabilities of the business which also divided into fixed and current liabilities. वैसे ही liabilities जो है fixed और current liabilities होती है। yes, लाइबिलिटीज़ भी दो टाइप की है, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। फिक्स्ड लाइबिलिटी कौन सी है, कैपिटल इज़ अ फिक्स्ड लाइबिलिटी। ओके, करंट लाइबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाई देगा, बैंक लोन दिखाई देगा। अगर लॉन्ग टर्म का लोन है तो वो फिक्स्ड लाइबिलिटी होगा, क्योंकि ज़्यादा टर्म के लिए 5 years, सपोज टू बी 5 years, 10 years लाइक दैट। अगर शॉर्टर पीरियड का टर्म लोन है तो शॉर्ट टर्म लोन कहा जाएगा, करंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा। सो वो बाइफर्केशन हम नहीं दिखाने वाले, फिर भी एक जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। ये होता है व्यू किसी बैलेंस शीट का, किसी फर्म के बैलेंस शीट का। आफ्टर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकालने के बाद आपको ये ट्रांसफ़र करने हैं यहाँ पे। ये पार्टनर 1 का बैलेंस है, पार्टनर 2 का ये बैलेंस है। इसकी टोटल लेना है आपको, आउटर कॉलम में दिखाना है। सो लाइबिलिटीज वुड बी स्टार्टेड ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। कैपिटल बैलेंसेस पहले आएंगे, बाद में आते हैं अदर लाइबिलिटीज़। कौन से अदर लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स, ये करंट लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स आप ये ध्यान से देखना, ये चार्ट मैंने पर्पसफुली साइड बाय साइड प्रिपेयर किया है। क्रेडिटर्स और डेटर्स के आइटम साइड बाय साइड लाए हैं। क्यों, देखो ये एडजस्टमेंट रिलेटेड है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्रेडिटर्स पहले ओपनिंग बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस से आपने ले लिया, अनरिकॉर्डेड परचेसेस आप उसमें ऐड करोगे, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड उसमें ऐड करोगे, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये एडजस्टमेंट होती है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये अगर क्रेडिट में दिखाई दिया, ट्रायल बैल सपोज टू बी क्रेडिट में नहीं, पर आपके एडजस्टमेंट में अगर ये दिखाई दिया कि इसका कैलकुलेशन आया, तो आप इसे माइनस करोगे क्रेडिटर्स से। क्रेडिटर्स आपको ये ग्रॉस फिगर पहले निकालनी है। कैसे निकालनी है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस ऐड करके, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड ऐड करके, डिसऑनर्ड ध्यान में रखना, नॉट बिल्स पेबल बट बिल्स पेबल डिसऑनर्ड।
So it is one of the adjustment that I have, few adjustments are there included in this particular creditors. So we can find it easy. डेटर्स का भी साइड बाय साइड देख लेते हैं. डेटर्स की ओरिजिनल फिगर, जो ओपनिंग फिगर, ओरिजिनल नहीं, ओपनिंग फिगर जो आपको दिखाई दी वो आपने यहाँ पे ली. ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स उसमें ऐड कर दिए, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड वो ऐड कर दिया. सो यू विल गेट ग्रॉस फिगर ऑफ एक्चुअल डेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. देन लेस न्यू बैड डेट्स, वहाँ से आप माइनस क्या करोगे, न्यू बैड डेट्स. जो मैंने आपको पिछले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताया था कि न्यू बैड डेट्स के दो इफेक्ट्स है, न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट्स है. तो सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. देखो लेस न्यू बैड डेट्स वो माइनस करने हैं, आरडीडी भी माइनस करना है. और तीसरा आइटम जो आता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिख के यहाँ पे माइनस करना है. सो दीज 3 एडजस्टमेंट्स and these 2 adjustment, these 5 adjustment are related to the debtors. पहले आप एडिशन के आइटम ये ऐड कर लोगे तब ही आपको जो फिगर मिलेगा उस पे आप आरडीडी बैड डेट्स माइनस करके आरडीडी कैलकुलेट करोगे. आरडीडी माइनस करके रिमेनिंग फिगर पे आप रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स प्रिपेयर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. देन यू विल फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ एक्चुअल डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर. ये ध्यान में रखना, ये सीक्वेंस आपको ध्यान में ही रखना है. इन दोनों का, ये जो अनरिकॉर्डेड सेल्स और ये बिल्स रिसीवेबल है, इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा, पर ये ऐड ही करने हैं तो पहले ऐड के आइटम्स डाल लेंगे. देन कंपल्सरीली यू विल माइनस फर्स्ट बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स ओनली जो एडजस्टमेंट में होते हैं. देन उस पर आप माइनस करके जो फिगर आएगा वो होगा, वो अमाउंट होगा नेट अमाउंट. उस पर होगा आरडीडी कैलकुलेट, न्यू आरडीडी, फिर उस पर कैलकुलेट होगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ऐसा कैलकुलेशन करके आपको ये वर्किंग नोट में ये सारा प्रिपेयर करना है आपको. देन ओनली यू विल फाइंड दिस फिगर करेक्टली. सेम वे यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स हियर. यहाँ पे आरडीडी जैसे आरडीसी ही है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, दैट ओनली यू विल बी कैलकुलेटिंग एंड फाइंडिंग दिस अमाउंट. बट आपको ये दोनों अगर एडजस्टमेंट होते हैं, एडजस्टमेंट ये दोनों अनरिकॉर्डेड परचेसेस के और अनडिसऑनर्ड के, तब ही आपको ये करना है. अदरवाइज आरडीसी ऐसे ही क्रेडिटर्स की अमाउंट पे कैलकुलेट होगा. बैंक लोन होता है लायबिलिटीज़ में, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजंस, जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ देयर, पार्टनर्स लोन इज़ देयर. यस, पार्टनर का लोन होता है तो अलग अकाउंट मेंटेन होगा, कैपिटल में कोई भी ट्रीटमेंट उसका नहीं होगा, ये ध्यान में रखना. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब आपके ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा लिखा है तो इट इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. दैट्स वाई यू विल राइटिंग हियर इन द लायबिलिटीज साइड. अगर डेबिट बैलेंस होगा तो कहा जाएगा यहाँ पे वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस. सो दैट is shown on the asset side. Then furniture is a fixed asset, land and building, tools and equipment. मशीनरी के एडजस्टमेंट दो मैंने बताई यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे भी फर्नीचर को एप्लीकेबल है, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्लीकेबल है, टूल्स एंड इक्विपमेंट के लिए एप्लीकेबल है. परचेस की फिगर आप ऐड करोगे, लेस डेप्रिसिएशन. ओके, देन कैश अमाउंट एंड बैंक अमाउंट दैट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड. सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं यहाँ पे. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कोई भी एसेट, कोई भी लायबिलिटी आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं. बस कैपिटल आप फॉर योर सोफिस्टिकेशन, फॉर योर कैलकुलेशन पर्पज़, कि आप उसे स्किप ना कर दो, इसीलिए कैपिटल पहले लिख लो क्योंकि बाद में भूल जाते हो. नेक्स्ट इज़ अ पार्टनर्स करंट अकाउंट. अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल मेथड, आपको याद है ना, फिक्स कैपिटल मेथड होता है तब आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा. उसका बैलेंस भी अगर क्रेडिट बैलेंस है तब आपको लायबिलिटीज़ में दिखाना है. अगर किसी पार्टनर के करंट अकाउंट पे डेबिट बैलेंस है तो आपको एसेट्स में दिखाना पड़ेगा. सो यू विल राइट हियर पार्टनर्स P1's करंट अकाउंट, मतलब पार्टनर 1 करंट अकाउंट इन द एसेट साइड अगर डेबिट बैलेंस है तो, क्योंकि एसेट्स क्या दिखाती है, डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज़ क्या दिखाती है, क्रेडिट बैलेंस.
देन बिल्स पेबल इज देयर, लेस डिसऑनर्ड, जो मैंने अभी अभी किया था यहाँ पे बिल्स पेबल ऐड डिसऑनर्ड ऐड किया था, तो इस एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट यहाँ पे बैलेंस शीट में ही है। डिसऑनर्ड बिल्स पेबल यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द बिल्स पेबल अमाउंट एंड नेट बिल्स पेबल जो अभी तक बाकी है। डिसऑनर मतलब क्या, जिस जो अभी देने वाले, जो बिल हम पे करने वाले ही नहीं है, डिसऑनर कर दिया, अदा नहीं करेंगे, पे नहीं करेंगे उसको, सो दैट इज बिल्स पेबल अमाउंट विच वी आर नॉट गोइंग टू पे, दैट इज डिसऑनर्ड, सो लेस। एंड अगर बाय मिस्टेक ऐसा होता है डिसऑनर कर देते तो हमें लेस करना है, ठीक है, तो लेस यहाँ से लेस करके यहाँ पे क्रेडिटर्स में उसे ऐड करना है, क्योंकि वो अगेन क्रेडिटर हो जाएंगे, आपको फिर से पैसे मांगेंगे जो बिल्स पेबल के देने थे आपको। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर देयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर देयर एंड प्री रिसीव्ड इनकम्स आर देयर। ये मैं आपको फिर से डिस्कस करता हूँ, पहले हम सब ये डिस्कस कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट एड परचेस्ड, अगर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपके पास है ट्रायल बैलेंस में और आपने परचेज की तो वो ऐड हो जाएंगी। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है। बिल्स रिसीवेबल, ये एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द डेटर्स है, अगर डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल है तो आप उसे ऐड बैक करोगे डेटर्स में, और बिल्स रिसीवेबल से आप डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल। देन आउटस्टैंडिंग इनकम्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्री रिसीव्ड इनकम्स, ये मैंने साइड बाय साइड पर्पजफुली लिखा है, ठीक है, कि प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो आते हैं लायबिलिटीज़ में। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, ड्यू बट नॉट पेड, देना था पर दिया नहीं, पे करना था पर किया नहीं, मतलब क्या हुई, लायबिलिटी हुई, कैरी फॉरवर्ड हुई लायबिलिटी वो अगले साल के लिए। सो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है, जो इनकम मिलना था करंट ईयर में, ड्यू है, मिलना है पर नहीं मिला, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। सपोज टू भी कोई कमीशन अमाउंट है, कमीशन रिसीवेबल है, सो आउटस्टैंडिंग कमीशन आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, दिखाओगे, ठीक है। देन प्री रिसीव्ड इनकम्स, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट में, प्री रिसीव्ड इनकम लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी में, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स में। ये ध्यान में रखने के लिए मैं पर्पजफुली मैंने दिया है कि एक्सपेंसेस की साइड में ही आप रखते हो उसे, मतलब क्या, डेबिट साइड में। ये मैं एक्सपेंस की साइड नहीं है एक्चुअली, पर ये आपको ध्यान में रखने के लिए बता रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग वैसे ही आप एक्सपेंस साइड को नीचे लेंगे, इनकम क्रेडिट साइड होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, वैसे ही नीचे लेंगे इन एसेट्स में। पर इन एक्सपेंसेस प्रीपेड होंगे तो वो ऑपोजिट साइड में, मतलब कहाँ पे ले रहे हैं हम, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, और इनकम प्रीपेड प्री रिसीव्ड इनकम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट से हम कहाँ ले रहे, यहाँ पे। तो इसका पहला इफेक्ट क्या है, ये एडजस्टमेंट होती है एक्चुअली। सो अगर इसका पहला इफेक्ट होता है तो वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में उसे मेन एक्सपेंस या मेन इनकम से, प्री रिसीव्ड इनकम में से प्री रिसीव्ड इनकम आप माइनस करोगे। सेम वे प्रीपेड एक्सपेंसेस मेन आइटम ऑफ एक्सपेंस से माइनस करोगे ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ओनली प्रीपेड फिगर और प्री रिसीव्ड फिगर यू विल बी शोइंग इन द लायबिलिटीज एंड एसेट्स। देन आउटस्टैंडिंग ऐड बैक करते हैं, ऐड किया हुआ होता है, ये पहला इफेक्ट है। सपोज सैलरी है, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, सपोज आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 2000, सो 2000 आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिखाई देगा, प्लस पहला इफेक्ट इसका कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ऐड आउटस्टैंडिंग। वैसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब सपोज कमीशन है, दिखाता हूँ तो आपको ठीक से समझ आएगा। यहाँ पे कमीशन है सपोज टू बी और आउटस्टैंडिंग, सो अगर 10,000 का कमीशन है, यहाँ पे इनर में दिखाओगे, सो ऐड प्लस करोगे, यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग कमीशन आप यहाँ पे ऐड करोगे, टोटल फिगर आउटर में 12,000 दिखाओगे। सो ओनली 2,000 जो फिगर है, दूसरा इफेक्ट इसका कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग इनकम का, यहाँ पे आएगा,
ठीक है। देन कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, डिपॉजिट्स, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट्स, बट दीज आर फिक्स्ड एसेट्स, ये ध्यान में रखना। ये फिक्स्ड एसेट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह इस पे आते हैं। ये सारे इंटेंजिबल एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स है, और ये एसेट में आएंगे। डिपॉजिट्स, एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट, किसी में भी आपको दिखाई दे डिपॉजिट, सो आपको ध्यान में रखना है, इसे एसेट में ही पोस्ट करना है। देन इंश्योरेंस क्लेम की अमाउंट जो रिसीव होती है या रिसीवेबल है, दैट इज शोन इन द एसेट साइड, and ultimately you will find the total of balance sheet. If you will make all adjustment correct, you will give the both effects of the every adjustment correctly, and if you will do correct calculations only and only then you will find the total of both sides tallied. ये इनर के ही टोटल, आउटर के ही टोटल आपको करने हैं, आउटर के ही करने हैं, इनर को कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। सो दैट इज योर बैलेंस शीट। यहाँ पे मैंने आपको एक स्पेसिमेन बताया है कि आपको एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सर टाइटल देना है आपको, इन द बुक्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे पीयूष एंड अरुण ऐसे दो पार्टनर हैं, उनके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक कंबाइंड टाइटल हमने ऊपर दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। उसका यहाँ पे आगे जाके ये बताया कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब कौन सा ईयर एंड है ये भी आपको डेट बताना है। 31 मार्च को आप प्रिपेयर करते हो, 31 मार्च तक आपको ये सारा हिसाब किताब देना होता है। सो 31 मार्च को आपको ये फाइनल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, मार्च को किए नहीं किए तो भी तब तक की ये सारे एक्सपेंसेस एग्रीगेट है करके हमें यही डेट बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के लिए देना है। देन हियर इट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, हियर इट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की ये दोनों इफेक्ट दोनों तरफ दिए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। डेबिट साइड इज़ देयर, क्रेडिट साइड इज़ देयर। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ इस प्रॉब्लम में, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपोजिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये मुझे बताना था आपको कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है ऊपर वाला, यहाँ पे कंटिन्यूएशन में स्टार्ट हो रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिजल्ट होता है वो क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। पर यहाँ पे क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट। तो ये पार्टनर के पीयूष और अरुण के नेट प्रॉफिट की अमाउंट से आपको दिखाई दे रही है इनर कॉलम में टोटल नेट प्रॉफिट इतना सारा हुआ है। तो उनका शेयरिंग शायद से इक्वल था, तो यहाँ पे आपको सेम फिगर्स 1 रुपये का बस डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, 15 है, ऑड नंबर है एंड में 5। So that's why calculations like these are made, all effects are given, and you will find the result of trading and profit and loss account. Then आगे जाके आप प्रिपेयर करते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए पीयूष और अरुण का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना प्रिपेयर करके डायरेक्टली यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स ऐड करके दिखाए। हमें ड्राइंग्स का इफेक्ट देना होता है, नेट प्रॉफिट का देना होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा प्रिपेयर करेंगे, उसमें ये इफेक्ट देंगे और एग्रीगेट फिगर डायरेक्टली ऐसे लिख के कैपिटल अकाउंट पीयूष उसका टोटल कैपिटल 87,408, अरुण का कैपिटल 87,407, लाइक दिस। देन क्रेडिटर्स बैंक और डेब्ट, लाइक दिस वी आइटम्स वी कैन सी ऑन द लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। टोटल आपको टैलीड दिखाई दे रही है। ऐसे ही आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होता है। तो ये रहा बैलेंस शीट एंड दैट्स द एंड ऑफ योर दिस थर्ड सेशन। आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने ये आपको इस सेशन में ध्यान में आया होगा। ज़रूर आपकी अगर कोई क्वेरीज होगी तो मुझे लिख के भेजो। सो इन कमेंट बॉक्स यू कैन गिव मी द वॉट एवर द फीडबैक ऑफ योर्स। इट इज़ वेलकम टू ऑल ऑफ यू that if you are asking queries, I will be trying to solve that queries. Thank you.